जनाब कारी साहब। औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्म ला तुनसरून वाक़िमिस्सलात तरफ़ैन्नहारि वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस्सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन फ़लौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद इल्ला क़लीलन मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वमा कानू मुजरिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की मदद से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इरशाद है, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद से तजावुज़ न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ से ज़रा न झुकना, वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें कोई सरपरस्त नहीं मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद नहीं पहुँचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं, और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। फिर क्यों न उन कौमों पर जो तुम से पहले गुजर चुकी है ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों में बचा लिया, वरना जालिम लोग तो उन्हीं मज़ों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें फरमानरवानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कुंडी साहब, अहमद कुंडी साहब का माइक ऑन करें। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरी तो गुजारिश होगी स्पीकर साहब, अगर हम थोड़ा सा बिज़नेस को सस्पेंड करके वही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे जो डिस्कशन आपने कल शुरू करवाई है, और आज हमारी बड़ी मुफस्सल एक मीटिंग हुई है, तमाम हमारे कोलीग्स उसमें शामिल थे, तो मेरे ख्याल में उसको हम मज़ीद आगे लेकर चले जाएं, तो क्योंकि वक्त भी काफ़ी कम है और आज इसी के ऊपर डिस्कस करके तो खैर एजेंडा को नेक्स्ट उसमें रख लें। ठीक है, मैं लीव एप्लीकेशन ले लेता हूँ, और मेरा ख्याल है किसी को इस पर एतराज़ है अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लें तो ठीक है। लीव एप्लीकेशन जी, जनाब अमजद अली ख़ान स्पेशल असिस्टेंट बराए CM आज के लिए, जनाब अब्दुल करीम ख़ान स्पेशल असिस्टेंट बराए CM आज के लिए, जनाब जलाल ख़ान MPA आज के लिए, जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब MPA आज के लिए, जनाब करामतुल्लाह ख़ान MPA आज के लिए, जनाब फ़तेहुल मुल्क नासिर MPA आज के लिए, जनाब मोहम्मद सुहैल आफरीदी स्पेशल असिस्टेंट टू CM 4 योम 31 दिसंबर 2024 था 3 जनवरी 2025, जनाब तारिक महमूद आर्यानी साहब MPA आज के लिए, जनाब रियाज़ ख़ान MPA आज के लिए, जनाब लायक मोहम्मद ख़ान MPA आज के लिए, जनाब जायद चंद मशीर बराए CM आज के लिए, जनाब फ़खर जहाँ पीर फ़खर जहाँ साहब सूबाई वज़ीर आज के लिए। इज़ इट द डिज़ायर ऑफ द हाउस दैट द लीव may be granted?
Ayes have it, the leave is granted. मैं स्पीकर गैलरी में बैठी हुई अपनी बहनों को मानसरा से जो इस इजलास को देखने के लिए आई हैं उनको हाउस में खुश आमदेद कहता हूँ। जी कुंडी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जो हमने गुजारिश की आपसे, कल भी काफ़ी हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान ने बात की और आपने जिस तरीके से आज आईजी साहब को बुला के उनसे प्रेजेंटेशन ली और हमारी कमोबेश एक 3 घंटे की मुफस्सल गुफ्तगू रही इस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और जो हमारे कोलीग नहीं थे वो भी आज बैठे हैं, मेरे मीडिया के साथी भी बैठे हुए हैं, और हमारी गुफ्तगू का महवर यही था स्पीकर साहब, कल भी और आज भी। मैं ज़ाती तौर पे जब अपने हलके में जाता हूं तो अभी मुझसे लोग तरक्याती स्कीमों की डिमांड नहीं करते। वो रिवायती सियासत जिसमें हमसे लोग कानून साजी की बात करते थे, जिसमें हमसे वाटर सप्लाई स्कीम की डिमांड करते थे, जिसमें बिजली खंबे ट्रांसफार्मर की डिमांड करते थे, आज सिर्फ वो एक 1 लाइनर हमसे पूछते हैं, जो हमारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। और शायद मैं अगर गलत ना हूं तो ये सवाल गालिबन हर हमारे इस ऐवान में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ लोग इस ऐवान की तरफ देख रहे हैं, जो हमारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से रियासत की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की जाएगी। जनाब स्पीकर, हमें अपनी कारकर्दगी को भी देखना पड़ेगा, और ये ऐवान जिसको हम कहते हैं बालादस्त है, इसकी बालादस्ती को और इसकी अथॉरिटी को आप बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इसको आपको एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। जिस तरह आज आपने हुक्म जारी किया और आईजी साहब और उनकी टीम आई और 3 घंटे की जो मुफस्सल ब्रीफिंग रही, मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी सवालातों के जवाब मिले और काफ़ी सवालातों ने जन्म लिया। और जिस मुदब्बराना तरीके से और हिकमत के साथ आपने इस मीटिंग को आगे भी टू बी कंटिन्यूड किया और कहा जो मतलब है लेज़ान होगा, ताकि हमें इस सवाल का जवाब जो हमारी रियासत खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह यकीनी बनाएगी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना और बानियाने पाकिस्तान ने जिस फलाही रियासत का वादा हमसे किया था, मेरे ख्याल में आज अगर हम एनालाइज करें तो हम उससे काफ़ी दूर जा चुके हैं। और वो बुनियादी सवाल आज खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी, चाहे चतराल से लेकर वजीरिस्तान तक, हमसे पूछ रहा है, जो 40 साल से ये खैबर पख्तूनख्वा आग की भट्टी में धकेल दिया गया है और हम फ्रंट लाइन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोगों ने इस रियासत की खुशहाली की खातिर, सालमियत की खातिर, इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी और जंगें लड़ी। हालांकि हमारे लोग उस जंग के खिलाफ थे। हमारे सियासतदान, हमारे बड़े उस वक्त भी कहते थे ये जंगे पराई जंगे और हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद जंग पे हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क की खुशहाली की खातिर, तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, सालमियत की खातिर, हाकमियत की खातिर हमने जंगें लड़ी। लेकिन मैं आज इस ऐवान से सवाल करता हूं स्पीकर साहब, पहले भी हम ये सवाल करते रहे हैं, पार्टी सियासत से बालातर होके हमें आज सोचना पड़ेगा, आखिर ये मुसल्ला लोग, मैंने पिछली दफा भी यही बात बार बार की, चाहे जो भी जमात के लोग इसको लाए, चाहे जिस इदारे के लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, हमें बैठना पड़ेगा। और मेरी तजवीज़ थी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की, आए उन हकीकतों की तरफ जाएं जो ये मुसल्ला लोग, जब एक ऑपरेशन के नाम पे इन इलाकों को साफ किया गया था, उसके बाद ये मुसल्ला लोग कौन लाए, किन की सपोर्ट से ये दोबारा आबाद हुए और किन लोगों ने इनकी आबादकारी की एग्रीमेंट किए थे। जनाब स्पीकर, जब तक उनको कटहरे में नहीं लाया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। आप जितनी भी मीटिंग्स कर लें, आप जितने भी ऑपरेशन कर लें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, ये मीडिया के मेरे साथी भी बैठे हैं, 2014 में आपके बच्चों ने, जिनसे आपने जबर से कुर्बानी ली इस रियासत ने,
असातिज़ा शहीद हुए, मस्तूरात शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए। और इस रियासत के हर इदारे ने यहां पेशावर में बैठ के यह फैसला किया था, नेशनल एक्शन प्लान। मेरे ख्याल में वो नेशनल एक्शन प्लान नहीं था, बल्कि उसका नाम था नो एक्शन प्लान। किधर है आपका वो 2014 का नेशनल एक्शन प्लान जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी और आपने कहा था हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इंश्योर कराएंगे। अगर रिवायती तौर पे अदलिया में वो केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे, आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी और वो मुतासरीन और वो शहीदों के वारिस हमसे सवाल करते हैं, 10 साल बाद जो आप हमें बताएं आपने हमारे मुजरमों को आइडेंटिफाई किया। जनाब स्पीकर, अगर इस पे बात करें तो बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी मुफस्सल बात हो सकती है। इस मुल्क में कानून की हाकमियत की ना होने की वजह से मैं तो पहले भी 24 वजीर आज़मों की कहानी आपके सामने गोश गुजार कर चुका हूं। ऐसा भी कोई बदकिस्मत मुल्क हो सकता है जिसमें 24 मुंतखब वजीर आज़म आए हों और कोई भी अपना वक्त पूरा ना कर सका हो। और 10 से 11 साल तो इस ताकत की तिकोन में वजीर आज़म की कुर्सी ही नहीं थी जब आमिर यहां पे बरा जमान थे। स्पीकर साहब, लंबी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ तजवीज़ अपने इस हाउस के कलीग्स के सामने रखना चाहता हूं, जो खुदारा जो मुझे इसका हल नजर आता है। इस मुल्क में हमें अपनी मयार को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी कारकर्दगी को सोचना पड़ेगा। इस हुकूमत के आगे सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं, इस मीडिया के आगे सवाल छोड़ के जा रहे हैं, उन सवालों पे गौर करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, जिस सूबे में हमारी गवर्नेंस का यही हालत हो, 55 लाख बच्चे आज आपके स्कूल से बाहर है। आप कहते हैं हमने एजुकेशन इमरजेंसी लगाई हुई है। इस मुल्क में वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें पोलियो के 65 केस है और जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के कमोबेश 20 है। ये आपकी गवर्नेंस है। 40,000 बल्दियाती नुमाइंदे दर बदर फिर रहे, रोज एहतजाज कर रहे, जिसका आपने इस ऐवान से एक्ट पास किया था। खुदारा उनको अगर आप बगैर तनख्वाह के अपनी फौज तस्वर कर ले, उनसे काम ले ले, 40,000 लोग हैं, कम से कम उनसे सफाई करवा ले, कुछ तो करवा लेना। इस हुकूमत को कोई होश नहीं है उनके बारे में, कोई उनको जो है ना फिक्र नहीं है। अगर आपको याद हो, आपकी सरबराही में मैंने यहां पे तजवीज दी थी, आप इनको उशर और ज़कात के बाय डिफॉल्ट विलेज कौंसिल के चेयरमैनों को बना लें। बदकिस्मती मेरी ये थी जो उस वक्त अरशद अयूब साहब यहां पे मौजूद नहीं थे और हुकूमत ने उसको इतना रेजिस्ट किया, शायद मैं उनको कोई सोने का खजाना देना चाह रहा था। इनके विलेज कौंसिल के चेयरमैन है पीटीआई के। इतनी भी बदकिस्मती होगी स्पीकर साहब, मुझे बताएं, हमें अपने गरेबान में भी देखना पड़ेगा। अगर हम किसी और पे सवाल करेंगे, हमारी गवर्नेंस की क्या कारकर्दगी है, बीइंग लेजिस्लेटर हम क्या कर रहे हैं। 15 साल से आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ऑडिट नहीं हुआ स्पीकर साहब, 15 साल से। हम दूसरों को तो तनकीद करते हैं जो भाई इसको ठीक होना चाहिए, कि हम क्या कर रहे हैं। ये वो सवालात है जो इस सूबाई हुकूमत के आगे हम छोड़ के जा रहे हैं और हमें तवक्को है, जो हम हमेशा इनको निशानदेही करते हैं। खुदारा इन चीजों की तरफ आप गोश्त गुजार करें। वो 55 लाख चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल है, 19 इल्मी दरसगाहों में हमारे वीसी नहीं है। इख्तियार लेने पे तो आप तुले हुए हैं, जो हमें सारा इख्तियार दे दो, लेकिन जो इख्तियार आपके पास है उस डोमेन में आप क्या कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आज भी ये मीटिंग में डिस्कस हुआ, 1% ऑफ द एनएफसी हम वॉर ऑन टेरर जो हमें हमारी सूबाई हुकूमत को मिलता है। मेरा सवाल आज भी तारीख का हिस्सा है, 14 सालों में हमें 500 अरब रुपए मिले, 500 अरब रुपए वॉर ऑन टेरर। हम मानते हैं ये सूबाई हुकूमत का डोमेन है, वो जहां पे उसको इस्तेमाल करना चाहे करे, लेकिन आपने अपनी पुलिस को खड़ा करने में क्या किरदार अदा किया। आप बताएं, उस 500 अरब में आपने उनको कितना पैसा दिया। आज वो पुलिस
जिसके फराइज में सिर्फ पुलिसिंग शामिल थी, आज आप उसको दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ा रहे हैं। सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की है। स्पीकर साहब, आप पाकिस्तान में कंपैरिजन कर ले और उस सूबे में जिसको वॉर ऑन टेरर 1% मिलता रहा एनएफसी का अनडिविजिबल पूल से 500 अरब में से आपने क्या इकदाम किए, आप मुझे बताएं। ये वो सवालात हैं जो हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। इस हुकूमत, जनाब स्पीकर, जिस माशरे में सवाल करने का खौफ नहीं होता उधर तरक्की होती है। इस हुकूमत में जो सवाल करता है उसको ये मिनिस्ट्रियों से फारिग कर देते हैं। एक मिनिस्टर ने सवाल उठाया, रिलीजेस पे पैसे लिए जाते हैं, किसको पता नहीं है। ये हमारी गवर्नेंस है। अगर ये गवर्नेंस रहेगी तो आप मुझे बताएं हम क्या सवाल करेंगे इदारों से, जो आपकी क्या सलाहियत है और मयार है। आज ठेकेदारों का बाजार गर्म है, परसेंटेज ली जाती है और रिलीजेस दी जाती है सर्टिफाइड लायबिलिटी के अगेंस्ट। ऑडिट आप नहीं करवा रहे 15 सालों से। कहने का मकसद स्पीकर साहब, ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर बहस करने की जरूरत है। आज आप देख ले सूबाई हुकूमत की जो हालत है, कुर्रम में एक छोटा सा टुकड़ा रोड का हम खुलवा नहीं सकते और दावे हमारे बड़े बड़े हैं जो हम तब्दीली करने जा रहे हैं, हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। उन बच्चों की शहादत आज इस सूबाई हुकूमत के हाथ में थी। ये सूबाई हुकूमत जिम्मेदार, जनाब स्पीकर। जो लोग तो कहते हैं ये जमीनी तनाजा है, कुछ लोग कहते हैं ये फिरका वराना मामला है। मैं तो ये गोश गुजार करूंगा, ये इंसानी अलमिया है, इंसानी अलमिया। नौ मौलूद बच्चे खुराक की कमी की वजह से और दवाइयों की कमी की वजह से वहां शहीद हुए। गवर्नमेंट की रिट नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उसकी तवानाइयां कहीं और इस्तेमाल हो रही थी। खुदारा हमने पहले भी इनको कहा, ये सूबा, जनाब स्पीकर, मैंने आपको मसाइल सामने रख दिए हैं, इस सूबे पे रहम करे। आज 4 करोड़ लोग हमसे ये पूछते हैं जो हमारी जिंदगी की जमानत कौन देगा। हमारा सूबा तशद्दुद करके, टीयर गैस खरीद के, गने खरीद के इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें इख्तिलाफ राय के आदाब भी बनाने पड़ेंगे। इसके बगैर ये सियासत जिस तरीके से करने जा रहे हैं ये बड़ी पुरतशद्दुद है और इसका इंजाम खैबर पख्तूनख्वा के लोग भुगतेंगे। ये मेरी तजावीज़ है स्पीकर साहब। मैं आखिर में यही कहूँगा, हमें हमेशा आपकी इस कुर्सी से रिलीफ की तवक्को रही है और हमने जब भी इज्तिमाइयत की बुनियाद पे फैसले किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नतीजे आपके सामने हैं। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आज आप देख ले, कुर्रम में आग लगी हुई है। आज हमारे कल 2-3 दिनों के वाकयात आप देख ले, डी खान की पुलिस के साथी शहीद हुए, द्राबन चेक पोस्ट में लोग शहीद हुए, बनू में शहीद हुए, लकी में लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। और इसी वर्किंग रिलेशन में रह के ही हमने काम करना है। स्पीकर साहब, मैं आखिर में आपको यही तजावीज़ दूंगा, जिस तरीके से आपने टेकअप किया लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के ऊपर, यह सिलसिला मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक हमें कमेटी इस हाउस में रूल्स में तरमीम करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, इस सूबे का सबसे बड़ा मसला वन लाइनर इस टाइम सिक्योरिटी है। मैं तो तजवीज़ दूंगा ये तमाम हाउस से आप कंसेंसस कर लें, आप अपने रूल्स ऑफ बिजनेस में, क्योंकि ये मसला आपका सालों साल रहेगा। सिक्योरिटी कमेटी के नाम पे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम सिक्योरिटी के इदारों को पाबंद किया जाए। वो कोई भी काम करे, कोई भी अमल करेगी, वो उस स्टैंडिंग कमेटी के आगे आके उससे बाकायदा कंसल्ट लेगी। ये मैं आपको तजवीज़ दे जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है जो इस हाउस में मुझसे बेहतर लोग अपने कलेक्टिव विजडम से इस सिक्योरिटी के हवाले से तजावीज़ देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में कामयाब होंगे। मैं आखिर में आपका मशकूर हूँ जो आपने मुझ नाचीज़ को ये वक्त दिया और मेरी राय का एहतराम किया। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, आपने दो नुक्ते उठाए हैं। एक तो सिक्योरिटी के हवाले से आपने एक कमेटी की बात की है। वैसे भी पिछली मरतबा भी हमने रूल ऑफ बिज़नेस पे काफ़ी काम किया था, अभी फिर उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप उस कमेटी में मौजूद हैं, तो फिर उसमें हम तरमीम ले आएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये नई कमेटी हम इंडक्ट कर देंगे इसी हाउस की अप्रूवल के साथ। और दूसरा, जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट अरशद अयूब खान साहब, ये कुंडी साहब ने पॉइंट आउट किया कि जी 15 साल से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो ऑडिट जो है वो पेंडिंग है। अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो भी जिस अदारे ने भी इनका ऑडिट करना है, तो काइंडली उनको आप ये डायरेक्शन दें कि वो जल्द से जल्द इसका ऑडिट करे और आपको उसकी रिपोर्ट पेश करे, जो बाद में हम उसे हाउस में ले कर दें। ठीक है जी, क्योंकि आप बिल्कुल इस पर कमेंट कर लें आप। जी, थैंक यू स्पीकर साहब। अच्छा, वो रिपोर्ट आपके पास ही आएगी, फिर आप हमें बता देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, अपोजिशन और गवर्नमेंट साइड के दोनों बेंचेस को मिला के एक कमेटी आपने तश्कील की है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा एक बिल्कुल मैं इधर एग्री भी करता हूँ कुंडी साहब से। अभी सबसे बड़ा इशू हमारे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर, और अगर कोई कहे कि इसको एक दिन में ये डेवलप हो गया, ये भी दुरुस्त बात नहीं होगी। ये सालों साल का किस्सा है। ये शुरू हुआ है जब सोवियत इन्वेजन हुई है अफगानिस्तान की। उस वक़्त यही मुख्तलिफ इदारे थे, बाहर की कुव्वतें थीं जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, अफगानिस्तान भिजवाया गया। हमारे पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे गए जहाद करने उधर। वो किस्सा 8-10 साल लगा रहा, फिर वो ख़त्म हुआ। फिर एक नया फिनोमेना बनाया गया, वो भी बैरूनी फोर्सेस की मुदाखलत से, जिसको आप तालिबान कहते हैं। फिर उनको सपोर्ट किया गया, बनाया गया, नर्चर किया गया। कुछ अर्सा वो सिलसिला चलता रहा, और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इवेंट्स देखे। 9/11 आया। 9/11 ट्विन टावर्स को जो हमला करने वाले थे वो अफगानी लोग नहीं थे, वो कुछ और मुल्कों से थे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने मिलके सबने हमारे जो बिल्कुल हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, उस पर हमला कर दिया। वो सारा नैरेटिव चेंज हो गया, जहादियों का चेंज हो गया, तालिबानों का चेंज हो गया, और बिल्कुल एक नया नैरेटिव बनाया गया। तो ये वही तसलसल है जो चलता आया। अगर हमारी नेबरिंग मुल्क अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा, किसी फॉर्म की हुकूमत नहीं आएगी, कोई नया निज़ाम नहीं आएगा उधर, हमारे सूबे में ऐसे वाक़यात स्पीकर साहब होते रहेंगे। अभी इधर कुंडी साहब ने यह भी बात की कि कुछ अरसा पहले तयन किया जाए किस हुकूमत या अदारे ने, कौन रिस्पॉन्सिबल था, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इन लोगों को, दहशतगर्दों को वापस फिर लाए हमारे सूबे में। तो कुंडी साहब को मुझसे बेहतर इल्म है, तमाम मेंबरान को इधर इल्म है, ये फैसले किधर होते हैं। सारे फैसला हुआ, फैसले अच्छे भी होते हैं और फैसले गलत भी होते हैं। तो मैं समझता हूं ये उस वक्त फैसला दुरुस्त नहीं था, ये अच्छा प्लान नहीं था। सिलसिला शुरू हो गया। ये सिर्फ हमारी 1 साल से अभी हुकूमत आई है, 1.25 साल इधर के टेकर सेटअप था सारा। उसमें तमाम हमारे जो अपोजिशन के मेंबरान बैठे हैं, इनकी पार्टीज के नुमाइंदे थे, काबीना में थे, चीफ मिनिस्टर्स थे। हुकूमत चलाई उन्होंने, प्रॉपर हुकूमत चलाई, हालांकि इनका मैंडेट भी नहीं था। अदालती फैसला हुआ था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, उस फैसले को भी किसी ने नहीं माना। और वो एक जो टेन्योर था के टेकर्स का, उसको 1.25 साल लटकाया गया, और उसमें बड़े बड़े काम हुए हैं। ये हम इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में लाएंगे। 16,500 भर्तियां हुई हैं
कौन करते रहे हैं वो लोग? कौन कौन सी पार्टीज के नुमाइंदे थे जो उन काबीनाज में बैठे हुए थे? उन्होंने किए हैं। और काफी ऐसे काम हुए हैं जिसमें के टेकर गवर्नमेंट्स का मैंडेट ही नहीं था, उसके बावजूद हुए हैं काम। उन सारे ऐसे अमाल जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपनी असेंबली में लाएंगे और उनको असेंबली और थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उनको ख़त्म इंशाल्लाह हम करवाएंगे। आगे आ जाएं। कुंडी साहब ने इधर बात की लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट का एक लोकल फंड ऑडिट भी होता है। हमारे महकमे में तकरीबन 85 ऑफिसर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं। इंटरनल ऑडिट होता है। वो जिस तरह काम करते हैं उसमें मुझे भी तसल्ली नहीं है। हम चाहते हैं एक बेहतर चेक एंड बैलेंस हो। मैं इनसे टोटली एग्री करता हूँ। 15 साल क्या, मैं कहता हूँ जितने सालों का ऑडिट नहीं हुआ इंशाल्लाह हम वो ऑडिट करवाएंगे और थर्ड पार्टी से करवाएंगे ताकि किसी को किसी पे एतराज ना रहे। और इंशाल्लाह वो रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे असेंबली को। अभी इख्तियारात की बात करते हैं। 3 साल पहले जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो, 3 साल पहले जो हमारा लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, वो हालात भी आपको पता है किस तरह इलेक्शन हुआ। उसमें हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़े बहुत हम अपने एक्ट को ज़्यादा मजबूत कर सकें, मगर उसके दौरान अपोजिशन मेंबर्स हमारे उस वक्त के अदालत गए और अदालती एक फैसला आया कि इलेक्शन आप कराएं ही कराएं। 2 फेजेस में इलेक्शन हुए और मैं बिल्कुल इधर समझता हूं उस वक्त इलेक्शन अगर हमने कराए तो हमें जो इख्तियारात और जो वादे हमारे एक्ट्स में हमने किए थे वो पूरे करने चाहिए थे। इलेक्शन का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक मिनट यार फोन पे तो ना बात करो ना, टेलीफोन पे लगे। वो सिलसिला शुरू हुआ। 1 साल हमारी हुकूमत रही जिसमें लोकल गवर्नमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक गलत तरीके से एक मैनिपुलेशन के थ्रू, एक साजिश के थ्रू उनके खिलाफ अदम एतमाद की वोट लाई गई और उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से और हमारी हुकूमत को फर्क किया गया। ये वही टाइम था जिस वक्त हमारे नए नए इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के। हमारी सेंटर में हुकूमत खत्म हो गई। जो हमारा हक बनता था एनएफसी का कुछ मिलता रहा हमें, और नेट हाइडल प्रॉफिट जो हमारा असल हक है जिसकी अभी बैलेंस कुछ 1600 अरब पे चला गया। 1600 अरब उन्होंने तकरीबन हमारी फंडिंग बंद कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम 1 की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद हमारी असेंबलीज भी खत्म हो गई। तो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो पहले साल उनको सपोर्ट नहीं मिल सकी। चलो हमसे गलती हो गई, हमारी मजबूरियां थी, हमें फंडिंग नहीं दी गई, हमें सेंटर की तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया। मगर किधर थी ये केयर टेकर गवर्नमेंट जिसमें तमाम अपोजिशन के जो मेरे भाई इधर बैठे हैं, इनके पार्टी मेंबरान उधर, इनके ओहदेदारान उस कैबिनेट का हिस्सा थे, इनको सपोर्ट करना चाहिए था। 1 साल हुआ है हम अभी आए हैं। हमने क्या किया 1 साल में? बिल्कुल तवक्कुआत थी लोकल मेंबरान को, हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। उसकी वजह क्या है कि हमारा लीडर जनाब इमरान खान साहब इस सिस्टम को दिल से मानता है। ये इमरान खान के कहने पे उस वक्त भी इलेक्शन कराए गए और उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये फले फूले लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हमारा। हम आए, जिस तरीके से इलेक्शन हुए, 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, हम सब उससे बखूबी आगाह हैं किस तरह इलेक्शन हुए।
और क्या माहौल था और किस तरह ये हमारे तमाम मेंबर्स किस मुश्किलात से इन्होंने कैंपेन्स की और अल्लाह ने इनको सुरखरू किया, अल्लाह ने सुरखरू किया और आज ये इन असेंबलीज में बैठे हैं। बड़े मुश्किल हालात में हम सब आए हैं, आपके बशमूर आपके स्पीकर साहब। अब ये असेंबलीज में हम आ गए, वो ही टग ऑफ वॉर 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले थी, वो अभी भी जारी है, उसी तरह जारी, उसी तरह एक ही हमारे जो 10 महीने हुए हैं उसी तरह का रवैया हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट ने अभी भी रखा हुआ है। कोशिश होती है कि इनको जितना फाइनेंशियली स्क्वीज कर सकते हो इनको करो, जब हमारा पूरा हक हमें नहीं मिलेगा तो हम नीचे लोकल गवर्नमेंट को किस तरह सपोर्ट करेंगे और हमारे ये जो मेंबरान बैठे हैं पीटीआई के और ऑपोजिशन के, इनको हम किस तरह चलाएंगे। उसके बावजूद जो मसाइल थे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, काफ़ी सारे एक्ट्स हमारे बने हुए थे, जिस तरह कुंडी साहब ने पीछे बात की, एक्ट्स बन जाते हैं, आरओबीज रूल्स ऑफ बिजनेस और रेगुलेशंस नहीं बनती, वो हमने बनाई। हमारे विलेज काउंसिल्स के कुछ 4000 से ऊपर विलेज चेयरमैन हैं, उनका ऑनरेरिया हमने बढ़ाया, उनके ऑफिसेस के किरायों का मसला था 20,000 था, उसको 30 किया, ऑनरेरिया इनका 20 से शायद 30,000 पे हम लेके गए। तहसील चेयरमैन का ऑनरेरिया वो बढ़ाया हमने। आरओबीज इनकी जो एसोसिएशन है लोकल गवर्नमेंट की एक प्रॉपर एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें हमारे मेंबरान भी हैं, पीटीआई के भी हैं और अपोजिशन के भी हैं, उनके साथ बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से उनकी मर्जी के आरओबीज बनाए हैं जो इंशाल्लाह जल्द क्या काबीना में आ जाएंगे और अच्छी बली पावर्स जो ये चाहते थे हमने इनको वो दी। मर्ज अजला में 714 विलेज काउंसिल्स हैं हमारी, सीएम साहब ने 35 करोड़ रुपए की रकम उधर एलोकेट की है, वो हमारी समरी चली गई, किसी दिन भी मंजूर हो जाएगी। 5 लाख पर विलेज काउंसिल जम अजला में दिया जाएगा फॉर स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये फेजेस हैं स्पीकर साहब, और इंशाल्लाह उधर तो हमने बिला तफरीक पार्टी लाइन कोई फॉलो नहीं की कि ये ओपोजिशन है वो पीटीआई का, सबको 714 विलेज काउंसिल सबको वो अमाउंट मिलेगा। अभी आप तहसील गवर्नमेंट की तरफ आ जाएं, 270 मिलियन, 270 नहीं 2700 मिलियन, 2 अरब 70 करोड़ की समरी मंजूर हो गई है। पहले फेज में 5 करोड़ पर तहसील जाएगा और 10 करोड़ रुपया डिविजनल हेडक्वार्टर जाएगा जिधर मेयर्स बैठे हुए। ये फेज 1 है। फेज 2 में और तहसीलें आएंगी इंशाल्लाह, और हम ऑपोजिशन को पूरा यकीन दिलाता हूं मैं, इंशाल्लाह जो इनका हक बनता है हम इनको वो हक पूरा देंगे। ऑपोजिशन को यह भी पता होगा मेरे भाइयों को, हमारी कोशिश थी कि पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को हम एक्टिवेट करें, वो भी नहीं हुई थी। थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने वो रास्ता भी खोला, और इंशाल्लाह जो इनका 20% शेयर बनता है पीएफसी का, इंशाल्लाह वो हम उसको एक्टिवेट करेंगे। और ये पीएफसी वो शेयर है जो 2018 या 19 के बाद नहीं मिला, तो इंशाल्लाह वो भी चलाएंगे, हालात बेहतर होंगे। कुंडी साहब का अच्छा एक आइडिया था कि इनको बैतुल माल, शाह साहब की मिनिस्ट्री है सोशल वेलफेयर, कि इनको नुमाइंदगी उधर भी दी जाए, तो इंशाल्लाह अपर लेवल ज़िला लेवल पे और सूबाई लेवल और डिवीजनल लेवल पे तो नॉमिनेशन होगी है मेंबर्स की। जब इंशाल्लाह ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ आएगा, डेटा कलेक्शन का आएगा, तो मैं आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, हम ज़रूर इनको इंशाल्लाह विलेज काउंसिलर्स को इन्वॉल्व करेंगे। वो बड़ी अच्छी बात है, 40,000 मेंबर्स हैं, 40,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, और मैं समझता हूँ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनका इलेक्शन कराया तो इनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें, और इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और इसमें ये मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, इसमें हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं, इतने ही हमारे हैं, इनके शायद थोड़े बहुत कुछ ज़्यादा हों, मगर हमने इनको सपोर्ट करना है। जो बेसिक
जो मामलात हैं और जो मुश्किलात हैं, जिस तरह लोकल काउंसलर्स उनको समझते हैं और हल कर सकते हैं, उस तरह सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली के मेंबर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरा भी एक फर्म बिलीफ है, इनको मजबूत करना है, इनको चलाना है। प्रोटेस्ट ये करते हैं, इनका हक बनता है, जिस तरह हमारा हक बनता है हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनका भी हक बनता है प्रोटेस्ट करने का। तो मगर उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है इस्लामाबाद में और पंजाब में। तो इंशाल्लाह ये मैं यकीन दिलाता हूँ, हम फुल सपोर्ट करेंगे अपने बल्दियाती नुमाइंदों को। और जब तक जहाँ तक ऑडिट की मैं फिर दोबारा बात करता हूँ, चेक एंड बैलेंस किसी गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ये इंतहाई अहम है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और ये 15 साल कहते हैं, मैं कहता हूँ 30 साल का कराते हैं हम इंशाल्लाह, आपके लिए जितना हो सकता है कराते हैं। और वो रिपोर्ट हम असेंबली में इंशाल्लाह पेश करेंगे। ये मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ये मेरा ख्याल है लोकल फंड ऑडिट नहीं करेगा, इनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। सर आप डायरेक्ट करो। नहीं, आपने करना है। थर्ड पार्टी हम कर देंगे, आप कर देंगे। ऑडिटर जनरल मेरा ख्याल है करता भी है, करता है ना, मगर क्यों नहीं हुआ फिर 20 साल से? ये काइंडली आप कंफर्म कर लें। मेरा तो ख्याल नहीं है कि इतना लंबा। कुंडी साहब ने अगर फ्लोर ऑफ द हाउस का है तो इनको पता होगा, मुझे भी इसका इल्म नहीं है। हाँ, मेरी इसमें गुजारिश सिर्फ ये है, ये पंजाब में भी उन्होंने PC2 बनाई हुई है, 3 बनाई हुई है फॉर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट का जो ऑडिट है ये इंटरनल तो होता है, लेकिन वो PC के पास नहीं ले होती, असेंबली में नहीं वो ले होती। मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ, आप 15 साल की जो ऑडिट आपकी रिपोर्टें हैं वो आप असेंबली में ले करें और स्पीकर साहब के हवाले करें। कानूनी उसका वो देख लेते हैं कुंडी साहब, बिल्कुल कानून उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे। इसमें सर आप देख लें, अगर हमारा एक्ट ये अलाउ करता है और बिल्कुल हम कराएंगे। और उसको देख लेते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जरूर ले जाएं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये डोमेन नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू जी, यू आर वेलकम। मेयर साहब, अपना नवाब साहब अनवर ज़ैब खान बात करना चाहते थे। आप पहले अनवर ज़ैब खान, पहले मेयर साहब बात कर लें। ज़रा बचा के रखें, आप अपने आप को बचा के रखें थोड़ी देर। जनाब मेजर सजाद साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। अवल कुंडी साहब ता यो शेर डाले कहूँ चे जमा दजड़ा दर्दुना दुमरा बेदलीला नदी, जमा दजड़ा दर्दुना दुमरा बेदलीला नदी चिस्ता दस्तर गो दबणो पतरीका न पोएगी। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, और जब 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं और उनका आप मतन देखते हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं, फिर आपको समझ आ जाती है कि इन सब में कोई न कोई मुमासिलत ज़रूर है। अहमद कुंडी साहब के या अपोजिशन के या अगयार के जितने भी सवालात बनते हैं उनसे हमारा इनकार नहीं है, और हम भी वही सवालात उठा रहे हैं जो ये उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने परसों खुद ही कहा है कि 40 साल से दहशतगर्दी हो रही है, और फिर उन्होंने डिक्टेटर्स के नाम लेकर कहा है कि ये इन्हीं की वजह से हो रही है, और फिर अपने शहादा का जिक्र किया, पाकिस्तान के शहादा का, पाकिस्तान के शहरी जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान अफवाज के जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, इन सब का जिक्र किया, जिससे किसी को इनकार नहीं है। जनाब स्पीकर, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिफाई इदारे के तर्जुमान ने किया, और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की जिसकी मुमासिलत मिलती है वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और एक मुमासिलत कायम की। और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर तालिबान के हुकूमत के तर्जुमान ने, जो अमारत इस्लामी के नाम से अफ़गानिस्तान पे इस वक्त हुकूमत कर रही है, तीसरी उन्होंने की है। और जनाब स्पीकर, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे IG इस्लामाबाद ने की है।
और सबका मतन एक ही है, सबकी बात एक ही है और सबका रोना एक ही है। और आईजी इस्लामाबाद इतना चीख चीख के गला पाड़ पाड़ के कह रहा था कि हमने अफगानियों को ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, जिस तरीके से सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया। अब सवाल हमारा ये बनता है कि ये अमारत इस्लामी अफगानिस्तान वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने हमारे ऊपर गग किया है, हालांकि गग उनको किन पर करना चाहिए जिन्होंने इनको ईजाद किया है, लेकिन गग उन्होंने हमारे पाकिस्तान के अवाम पे किया है। जनाब स्पीकर, आप जब उनका बयान सुनेंगे आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इसमें अवाम का क्या कसूर है। ये तो अपने उन आकाओं से पूछे जिन्होंने इनको ईजाद करके और बंदूक के जोर पे इन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत इनके हवाले की है। और फिर जो दिफाई तर्जुमान है उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त पे ये लोग इधर आए हैं और इधर आबाद हो गए। जनाब स्पीकर, कोई अजीब सी दास्तान है, हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कसूर सिर्फ हमारा है। जनाब स्पीकर, कसूर सारा पख्तूनों का है। और ये मैं आज मान रहा हूँ अपने कौम से बड़े एहतराम के साथ। वो एक शायर ने कहा है कि पुख्तना लका डुलकी दी गवाए वश लरगी दी मतवाए सोजवाए पदे नदी जंग के गटा का तवान दे मड़कवाए जंगवाए जंगवाए। जनाब स्पीकर, हमारा ही कसूर है हमारा कि जब भी कोई बंदा आया हमें खरीदा, जिसने चाहा इसको खुदकश बना लो हम बन गए, जिसने चाहा कि ये जो है ना मुजाहिद बने हम बन गए, जिसने चाहा तालिब बन जाओ हम बन गए, जिसने जिस तरीके से हमें खरीदा हम बन गए। तो कसूर तो हमारा हो गया। अब हमारे आप जनाब स्पीकर, हम जिस अकीदे के हैं, जो हम कलमा पढ़ते हैं, आप यकीन करें कि कुरान पाक में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। जिहाद का बहुत जिक्र आया है, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, हर जगह पे जिहाद का जिक्र आया है, लेकिन जनाब स्पीकर कुरान में एक जगह भी ये नहीं लिखा है कि जिहाद पश्तूनों से शुरू होगा। एक जगह पे भी ये नहीं आया है। लेकिन हमारा कलमा, हमारा दीन हमारी गले उतारा जा रहा है और हर जगह हमसे ही जिहाद शुरू किया जाता है। क्यों हमसे शुरू किया जाता है? क्योंकि हम बड़े आसानी के साथ जो है ना बिक जाते हैं और हमें बड़े आसानी के साथ जो है ना एक तरफ धकेल दिया जाता है, जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, अकीदे के नाम पे, कलमे के नाम पे। असल मसला हमारे साथ है। जब तक हम इसको अपने जहन में, अपने दिल में बात नहीं उतारेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, हमारा हाल ये हो गया है। अपोजिशन वाले 55 लाख स्टूडेंट का सोच रहे हैं और उसका रोना रो रहे हैं। हम तो नस्लों से जो है ना इसी तरह चले आ रहे हैं। आप 15 साल की बात कर रहे हैं, हम तो सन 47 से हमारा ये हाल है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? कोरम में हालात बने या पूरे पश्तूनख्वा सूबे में जो हालात बने, हमने किधर बनाए हैं बाबा? कौन कंट्रोल कर रहा है? किधर है कंट्रोल? किसके पास है कंट्रोल? इदारे क्या कर रहे हैं? इदारे किधर हैं? ये बॉर्डरों पे इदारे ये किसके हैं? और भाई, जब फॉर्म 47 की जाली हुकूमत आएगी, जब मैंडेट चोरी होगा, जब असल नुमाइंदगी नहीं होगी, तो फिर तो शहबाज शरीफ बैठा होगा ऊपर। ये वही शहबाज शरीफ है जिसने उसामा बिन लादेन को खत लिखा था कि पंजाब को छोड़ के बाकी जो करते हो करो और आपके जो खर्चे हम पूरा करेंगे। जवाब देना इसका। अब इस बंदे को वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के मैं ऐसे क्या तवक्को कर सकता हूं? ये कैसे मेरा ख्याल रखेगा? ये कैसे पश्तूनख्वा का ख्याल रखेगा? जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि आप लोगों की हुकूमत डिफॉल्ट है, आप लोगों के ये जो है ना संभाले नहीं जा रहे हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहा है। जनाब स्पीकर, ऑयल एंड गैस कंपनी के इतने ज्यादा हमारे फंड उनके पीछे लगे हुए हैं और कमाल की बात है कि हमारे वफाकी हुकूमत ने खुद ही अपने ऊपर केस किया हुआ है कि रॉयल्टी ताकि हमें देनी ना पड़े सूबे को। अपने ऊपर खुद ही केस किया हुआ है और उसको जो है ना आगे पेंडिंग में डाला हुआ है, केस पे केस चल रहा है।
भाई केस तो आपने डाला हुआ है, आप केस खत्म करें, हमें अपने रॉयल्टी दे, नहीं देते हैं। अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर जनाब स्पीकर उस वक्त जब ये सारी सियासी जमातें और सियासी कायदीन उनको कह रहे थे कि ये हमारी जंग नहीं है, तो उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जनाब स्पीकर जितने भी कौम परस्त दुनिया से चले गए हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर, जनाब स्पीकर उनके कच्चे कच्चे घर रह गए हैं। और जो सर्टिफिकेट बांटने वाले थे गद्दारी के, उनके तमाम यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे जजीरे भी हैं, जमीनी भी हैं, घर भी हैं, मकान भी हैं, बंगले भी हैं। असल मसला ये है जनाब स्पीकर कि हम ये मामूली सी सियासत की खातिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कि अभी इसी मुद्दा को पकड़ लो कि इधर तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो बस इसी को ही रगड़ते जाओ जो भी बात होती है। अब मैं पूछता हूं कि ये जो सुप्रीम कमांडर है आपका फौज का, ये तो आसिफ अली जरदारी है, सदर पाकिस्तान है। अब सदर पाकिस्तान से हम इधर से सवाल उठाते हैं कि बहैसियत सदर, बहैसियत सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, तुम करते क्या हो? क्या काम है तुम्हारा? कभी आपने इदारों से पूछा है ये जो हालात बने हैं इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा सूबाई हुकूमत का क्या रोल है? हमें इख्तियार क्या दिया गया हुआ है और ये हमें वो पैसे गिनवा रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं इतने अरब जो है ना काउंटर टेररिज्म में आप लोगों को मिलता है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आप लोगों को मिलता है। किधर मिलते हैं? हमें हमारे खाते में लिखकर उन इदारों को दिया जाता है, इदारे उनसे अपना खर्चा चला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर नेशनल एक्शन प्लान में कोई चीज लिखी है तो भाई इदारों को पैसे आप खुद दें, हमारे खाते में डाल के क्यों हम ही क्यों बदनाम करते हो? आप दो जितना चाहे, जितना वो मांगे आप दे दिया करें। हमारी तो वैसी भी नहीं सुनी जाती, ना हमसे पूछ के देते हो, आप दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारे अकाउंट में लिख के ना दिया करो कि ये हमें खैबर पख्तूनख्वा को दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। देती भी हैं तो सीधा उधर ही जाते हैं। हम ये सवाल करते हैं आज इनसे कि आप अपनी जिद आना और सियासत छोड़ें, हक और सच पे आ जाएं। वफाकी हुकूमत जाली है, जो भी है, आप लोगों की बिसाखियों पे चल रही है। सुप्रीम कमांडर भी आपका है। आपका अगर दिल करे तो मुझे 100% यकीन है कि ये सारे हालात ठीक हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कमांडर अपना रोल प्ले करे, अगरचे ये फॉर्म 47 के वोटों से बना है, लेकिन बना तो है ना, बैठा हुआ है, उनको कहें, उनको बैठाएं, हम बैठते हैं साथ, हम बताते हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनाब स्पीकर, ये इस तरह के इल्जामात लगाकर अपने आप को साइड पे करके कि पोलियो के 65 केसेस आए हैं, उसमें 20 खैबर पख्तूनख्वा के हैं। मैं तो कहता हूं अगर 20 है, मैं तो समझ रहा था कि 65 के 65 हमारे होंगे। जब हमारे पोलियो वर्कर्स उधर जा ही नहीं सकते हैं, उस एरिया में ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे होगा? कैसे पोलियो पिलाएंगे लोगों को, बच्चों को? हम तो कभी भी जनाब स्पीकर हकीकत से मुंह न मोड़ेंगे और न इनको भी मोड़ने देंगे। आईजी इस्लामाबाद जिस तरीके से कह रहा था कि हम 2.5 मिलियन लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं और अभी हमें इंशाअल्लाह ताला एक पुरअमन इस्लामाबाद होगा, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। ये 80 की दहाई में उनको ये बात सोचनी चाहिए थी। और हमारे पश्तूनख्वा को आगे आग में ना धकेले। हमारे बहुत सारे पश्तून जो है ना, वो उधर भी रह रहे हैं, उधर भी कारोबार कर रहे हैं, इधर भी हैं। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप गला पाड़ पाड़ कर उधर कह रहे हैं कि निकालो इनको, ये कौन सा तरीका है? और ये बार बार ये बात करना
कि हमारे ऊपर बोझ है, हमने उनको पाला है, हमने ये किया है। जनाब स्पीकर, ये बहुत गंदी बातें हैं। जिहाद हमने किसकी ईमा पर किया? फिर सवाल बनता है, फिर इसका जवाब कौन देगा? और जनाब स्पीकर, कोई अजीब सी बातें हैं। एक अजीब सी एक और सवाल बनता है। हमारे ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि दहशतगर्द है, तालिबान ये है, तालिबान वो है, फलाना है। अब हमारी एक इधर और जमात है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको बैन किया गया था। साहब। जनाब स्पीकर, सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ भी कह रहा है कि तालिबान दहशतगर्द हैं, और ये जो बैन जमात है जिसको बैन कर दिया गया, ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द जमात है तालिबान। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम इससे तंग हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। पीटीएम वाली भी यही बात कर रहे हैं। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर इनकी बात एक है, इनका मिशन एक है, इनका मतन एक है, तो फिर ये उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मैं बहैसियत खटक कौम का नुमाइंदा, मैं अली वजीर के लिए आवाज उठाऊंगा ताकि कल को वजीर कौम का कोई भी बंदा मेरे सामने आए, मेरे खटक कौम के सामने आए, तो वो कहे कि अली वजीर के लिए मैंने आवाज उठाई थी असेंबली में कि इसको रिहा किया जाए। क्यों? मैं आज नहीं कहूंगा, कल को वजीर कौम का मेरे ऊपर, खटक कौम के ऊपर यह हक रहेगा। मैं ये आवाज उठाता हूं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वही बात कर रहे हैं जो हमारा दिफाई तर्जुमान कर रहा है, ये वही बात कर रहे हैं जो हमारा दिफाई वजीर कर रहा है। कोई उल्टी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह पीछे हटते गए, अगर किसी का यह ख्याल हो कि मैं पीछे हट के बच जाऊंगा, कोई नहीं बचेगा। जिस दिन मौत आनी है, मौत आके रहेगी, और जिस दिन मौत नहीं है, आपकी रात कब्र में नहीं है, आपको कब्र में कोई नहीं उतार सकता। और मैं आईजी से ये पूछ रहा हूं, आईजी इस्लामाबाद से, कि कोई तरीका सीख लो बात करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। इस तरीके से जाहिलों की तरह गला पाड़ पाड़ कर गैरत को मत ललकारा करो। अगर शर्म और हया है, गैरत है, तो अमारत इस्लामी वाले तर्जुमान ने चैलेंज दिया है आपको, तो फिर आप उसको कबूल करें। क्यों इस तरह करते हो? उनके खिलाफ फिर भी हम खड़े होंगे। हम पूरे ड्यूरेंट लाइन को पश्तूनों ने दिफा लिया हुआ है, पूरे ड्यूरेंट लाइन को हमेशा से, दहाइयों से पश्तूनों ने इस ड्यूरेंट लाइन को संभाला हुआ है, फिर भी हम संभालेंगे। ये फिर भी इस्लामाबाद में ही रहेगा, उधर चीखेगा, उधर गला पाड़ेगा। हमारे विफाकी हुकूमत को, हमारे फौज के सुप्रीम कमांडर को, आसिफ अली जरदारी को यह सोचना चाहिए कि आईजी इस्लामाबाद और ये ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को काबू करे और उनको तमीज से कहे कि किसी कौम के बारे में, किसी कौम के बारे में और उनके रवैये के बारे में बात करती है तो ठीक ठाक बात करे। हमने कभी भी, जनाब स्पीकर, पश्तूनों ने पाकिस्तान की दिफा में कोई कसर नहीं उठाई। सबसे पहले सफ़े अव्वल के सिपाही रहे हैं।
और इंशाल्लाह फिर भी रहेंगे। परसों निसार बास कह रहा था कि ये जो ट्राइबल मर्ज एरिया है ये थर्ड क्लास सिटीजन है। मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं करता। उनकी कोई क्लास ही नहीं रखी गई है। थर्ड क्लास हो फिर भी पाकिस्तान में शुमार होंगे। उनकी कोई क्लास ही नहीं है, कोई तमीज ही नहीं रखी गई है। जनाब स्पीकर, हम सबसे पहले अपनी तशख़्ख़ुस को कायम रखना चाहते हैं। अपना तशख़्ख़ुस को हम कायम करके और फिर हम पाकिस्तान में जब रहेंगे इज्जत के साथ, गैरत के साथ, फिर हमारे पास अमन आएगा जब हम एहसास करेंगे। हम सब ने इकट्ठा मिलकर, ये कलेक्टिव विजडम है असेंबली का, ये कलेक्टिव विजडम जाना चाहिए आगे फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल असेंबली में, सेनेट में जाना चाहिए। इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस पर सब लोग फॉरेन पॉलिसी बना ले। क्या ये फॉरेन पॉलिसी है हमारी? क्या फॉरेन पॉलिसी आईजी इस्लामाबाद हमारी बनाएगा? कमिश्नर इस्लामाबाद बनाएगा फॉरेन पॉलिसी? जो एक, जनाब स्पीकर, ये बॉर्डर से उस पार की बात कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमारी हुकूमतें इतनी बेबस हैं कि कभी आईजी इस्लामाबाद को आगे लगा देते हैं, कभी डीसी इस्लामाबाद को आगे लगा और उनसे हमारे फैसले करवाते हैं। आप हैरान होंगे जनाब स्पीकर कि जिस अफगानिस्तान को हम बहुत पीछे समझ रहे हैं, उन्होंने एक ट्रेवल एडवाइजरी जो है ना, अपने जितनी भी शहरी हैं उनके एक जारी की हुई है कि पाकिस्तान में जाओगे तो आप जो है ना अपने रिस्क पे जा रहे हो और अपना बहुत एहतियात करना है। शायद आपको नहीं पता हो, अफगानिस्तान ने हमारे बारे में ट्रेवल एडवाइजरी जारी की हुई है कि अगर पाकिस्तान में सफर करना हो तो एहतियात के साथ करें, अपना बहुत ख्याल रखना है। जनाब स्पीकर, यह हमारा हाल है। और इनको बनाने वाले, इजाद करने वाले अमरीकी, सऊदी और अन्य बाकी सारे इस्लामी ममालिक को जिहाद के नाम पर यकजा करके हमारे पश्तूनख्वा में आए और पश्तूनख्वा वालों को आगे लड़वा दिया और अभी तक हम लड़ रहे हैं। और इधर हम बातें शुरू कर देते हैं कि पीटीआई की तीसरी बार हुकूमत है, ऑडिट नहीं हुआ, फलाना हुआ। भाई, हम जिंदा रहेंगे तो ऑडिट होगा। वो मिर्जा गालिब ने कहा था, अरे मियाँ, हमारा हाल हमसे क्या पूछते हो, कुछ दिन बाद हमारे हमसाइयों से पूछ। ये हमारा हाल है कोई ऐसी ही बात जो चुप हूं और ना क्या बात कर नहीं आती। जनाब स्पीकर, हालात हमारे इस हद तक पहुंचे हुए हैं कि हमें लोग ताने देते हैं हुकूमत के नाम पे, सियासत के नाम पे, कायदीन के नाम पे, नजरिए के नाम पे, और इधर हमारी नस्लें तबाह हो रही है। हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म हो रहा है, हमारी गैरत और इज़्ज़त ख़त्म हो रही है। आज तक हमारे जितनी भी बच्चे, पिछले दिनों बमबारियां होती है, ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके एक कमरा भी नहीं बचता इस सर्दियों में। नकल मकानी हो रही है जनाब स्पीकर। और एक बंदे को मैं देख रहा था, उसकी 17 बकरियां थी जो नकल मकानी कर रहा था, 17 की 17 मर गई। उन्होंने कहा रियासत ने हमारे घर छीन लिए, अल्लाह ताला ने हमारी बकरियां भी मार दी। अब ऐसे बंदे गुर्बत की हालत में क्या करेंगे? और अगर अभी भी हम जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी ये जरगे में बैठे हुए हैं, इसी तरह कौमी असम्बली भी जरगे में बैठे होंगे, इसी तरह सेनेट में बैठे होंगे, जनाब स्पीकर, अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक है आज पे ये हालात हमारे ऊपर बने, कल को इनके ऊपर भी बन जाएंगे। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। और मैं ये कहता हूँ जिहाद करने वालों से, मैं सवाल पूछता हूँ, भाई हमारे ऊपर सिर्फ जिहाद आपका होता है, इंडिया में जाओ उधर जिहाद करो, कश्मीर में जाओ जिहाद करो,
अमेरिका में जाओ जिहाद करो, फ़लस्तीन में जाओ जिहाद करो, और तुम लोगों को सिर्फ एक पश्तूनख्वा ही मिला है जिहाद करने के लिए। कलमा पढ़ पढ़ के, नमाजें पढ़ पढ़ के, जिक्र फिक्र कर कर के, तबलीग में जाके वक्त लगा लगा कर सफ़रों पे गए, हर मुल्क में हम गए, हम तबलीग करते, दावत देते, लोगों को कलमे की तरफ बुलाते, कलमे का मतन समझाते हैं, कलमे का कहते हैं कि दिल में उतार दो, अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा गैर से कुछ भी नहीं होता है। सारा दिन पढ़ पढ़ के फिर भी जिहाद हमारे ऊपर होता है। जनाब स्पीकर, कोई इस जरगे को सोचना चाहिए बैठ के कि कौन सा ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं ताकि हम जो है बच जाए मजीद तबाही से। क्योंकि अगर हमने ये सोचना बंद कर दिया और सिर्फ ज़ात तक महदूद हो गए कि चलो हम तो फ़िलहाल ठीक हालात में, बाकी मर्ज एरिया का जो बने बने, बन्नू का जो बने, बजावड़ का जो बने। जनाब स्पीकर, ये कैसी हुकूमत, हम क्या करेंगे अगर हमने मजीद इस सोच और फिक्र को डेवलप नहीं किया? तो इससे भी हमारे बड़े नुकसान हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि साउथ वजीरिस्तान वाले, मकीन वाले, कनी गुरम वाले, बजावड़ वाले ये सारे नकल मकानी कर रहे हैं, तीरा वाले कर रहे हैं, खैर ये हो जाए, इससे मसला हल हो जाएगा। जनाब स्पीकर, इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मसला हमारी तरफ आएगा। फिर एक दिन हमने बुरी बिस्तरा उठा के हम जा रहे होंगे, आगे से सबको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता हो, देखा ना हो, तो आगे दरिया सिंध है। आपको दरिया सिंध के इस पार सिर्फ कैंप लगा के दे सकते हैं, कैंप, जिस तरह फ़लस्तीन में कैंप लगे हुए हैं, इस तरह कैंप लगा के आप लोगों को देंगे और आप लोग सब उसी कैंप में रहेंगे। आपको एंडस पार जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर जिहाद वाला एलिमेंट है और उनका ये बहुत वैलिड आर्गुमेंट होगा कि हमें सिंध के उस पार ना जाने दें। वो कहेंगे कि ये जो है ना शिद्दत पसंद है, हम तो हैं। वो कहेंगे ये इंतहा पसंद है, हम तो हैं। वो कहेंगे इनमें खुदकश है, हम हैं। कहेंगे कि इनमें तालिबानाइजेशन है, ये मिलिटेंसी के साथ रहे हुए लोग हैं, ये आगे जाएंगे तो पाकिस्तान में मसला बनेगा। मैं जनाब स्पीकर ये सही कह रहा हूं कि अगर ये हमें कैंप लगा के दे दें, ये बहुत आइडियल सोल्यूशन है हमारा। उस पर हमें ना दें, इस पर, और यही पुलिस वाले हमारे ऊपर ड्यूटी देंगे कि कहीं उस पर ना चले जाए। लेकिन हम फिर भी नहीं बोलते। हमें बहसीयत इज्तिमाई तौर पर जितनी भी हम बैठे हैं जनाब स्पीकर, हम इस कौम से और जिन गरीब लोगों का, मासूम लोगों का वोट लेके इधर आए हुए हैं, हम इंतहाई शर्मिंदा हैं कि ऐसे हालात होने के बावजूद जहां पर लोगों के गले काटे जा रहे हैं और हम जो है ना बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे पे आपका ऑडिट नहीं हुआ, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ। खुदा के बंदे, हम किस हालात से गुजर रहे हैं? आप जाएं उधर वफाकी हुकूमत से बात करें, ये सारे हालात उनके पैदा कर रहे हैं, हमारे नहीं है। और कभी कहते हैं बन्नू पुलिस वालों ने हड़ताल की है, कभी कहते हैं लकी वालों ने हड़ताल की है। ओ बाबा, हमने, पुलिस वालों ने नहीं किए, जिन्होंने कराई है वही उनको संभाले, हम क्यों उनको संभाले? जनाब स्पीकर, गुलबदीन हिकमतयार की बहू, उसका आप देखें, इंटरव्यू देख लें, वो अमेरिका में, उनके बच्चे सच्चे और बीवियां, बेटियां शेटियां सारी जो है ना अमेरिका में, और यही गुलबदीन हिकमतयार वो जो है ना उसके सख्त खिलाफ है, बच्चियों की, लड़कियों की तालीम के सख्त खिलाफ। मैं खुश हूं कि चलो जो है ना गुलबदीन हिकमतयार के घर में भी जो है ना कोई बच्ची पढ़ गई है, उसकी बहू जो है ना एमफिल कर गई है या पीएचडी कर गई है, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं, हम खुश हैं।
बहसीयत पश्तून मैं खुश हूँ इस बात के कि उसके घर में बच्चियाँ उन्होंने इतनी तालीम हासिल की है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस गुलबदीन हिकमतयार के रवैये की वजह से, इसकी कोशिशों की वजह से हमारी कितनी अफगान बच्चियों ने जो नहीं पढ़ा उसका क्या बनेगा? जनाब स्पीकर, जब रशिया टूट गया, ये सारे चले गए, तो इस गुलबदीन हिकमतयार ने एक कौमपरस्त जमात के कायद से कहा था कि देखो हमने जो है ना रशिया को कैसे भगाया। तो उसने आगे जवाब दिया कि जाओ बाजार में देख लो, ये जो औरत है भीख मांग रही है, ये कौन है? रशियन नहीं है, सारे आपके लोग हैं। हमें समझ तब आएगा जब हम इस सारे हालत से गुजर जाएंगे और हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनाब स्पीकर, ये दिसंबर का महीना वैसे बहुत भारी है। 16 दिसंबर को ईपीएस का वाकया हुआ था, 22 दिसंबर को बशीर बिलौर का वाकया हुआ था, 1 दिसंबर 2017 को एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स पे खुदकश हमला हुआ था। खुदकश तो नहीं था, दहशतगर्द आ गए थे 6-7 और उन्होंने हमारे 6-7 तलबा और एक चौकीदार को मार दिया था, शहीद कर दिया था। तो शुक्र मैं अदा करता हूं कि आज 31 दिसंबर है, अल्लाह खैर से गुजार ले ताकि दिसंबर का महीना गुजर जाए। 16 दिसंबर को सकूते डाका भी हुआ था। सबको पता है किन असबाब से हुआ है। ये जितने भी वाक़े हुए हैं सारे के कुछ न कुछ असबाब हैं, बगैर असबाब का एक वाक़या भी नहीं हुआ है। जनाब स्पीकर, मैं आपके सामने जिस तरह कुंडी साहब ने सवाल रखा है, मैं भी सवाल रख के जा रहा हूँ कि इनको बताएं कि आईन की शकें हमें बताने से पहले ये एक आईन की शक जाके अपने सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी बहैसियत से सदर पाकिस्तान बैठा हुआ है, उसको बताए कि भाई आप जो है ना जिधर भी जाते हैं, लेकिन ये भी देख लें कि आप फ़ौज के और आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं और ये वज़ीर आज़म और ये पूरी काबीना को, ख्वाजा आसिफ को, इन सब को बैठाएं और तर्जुमान का जवाब दें। एक तो अफ़गानिस्तान के तर्जुमान का, और दूसरी बात है कि आईजी का मुंह बंद कर दे, और तीसरी बात कि ये हालात ठीक कर दे। जो हालात बने हुए हैं ये हमारे हालात नहीं बने हुए हैं, ना हमने बनाए हैं ना हमारे ये बस के हैं, ये जिनके हैं उनको पता है। तो ये हालात हमारे ठीक कर दे। बहुत शुक्रिया जी। आज तो मेजर साहब बड़ी फार्म में थे माशाल्लाह। जनाब अनवर ज़ैब खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिल एहतराम स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। लोगों ने हालात पे कल भी बात की सिवान में और आज भी की, और मैं स्पेशली पूरे ईवान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज स्पेशली मीटिंग में आईजी और डीआईजी साहिबान को बुलाए और उन्होंने हमारे जो सवालात थे, हमने अपने सवालात इनके सामने रख दिए और उनको सुना। स्पीकर साहब, कबाइलों के लिए और खैबर पुख्तनख्वा के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 40 सालों से ज़्यादा अरसा हुआ कि हमारे ऊपर, पूरे खैबर पुख्तनख्वा के ऊपर और फिर ख़ास कर कबाइली इलाक़ाजात के ऊपर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत किया गया था। रशियन वार में जब रशियन वार हुआ तो वो लोग आए, वो अमेरिका और इनके अलायकार, और इधर उन्होंने मुजाहिदीन के नाम पे एक टोला बनाया। यही पुख्तून थे कि उन्होंने मुजाहिदीन बनाया और रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब रशिया
चला गया अफगानिस्तान से, तो जब अमेरिकन वार हुआ अफगानिस्तान में, तो वही मुजाहिदीन और वही पुख्तूनों के ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी का लेबल लगाया कि ये दहशतगर्द है, और चुन चुन के हर शहर में, हर गांव में किसी पठान को नहीं बख्शा। बल्कि मेरा ये भी एक क्वेश्चन है स्पीकर साहब कि सिर्फ मिलिटेंसी में हम मुतासिर नहीं होते हैं, पुख्तून जहां भी होते हैं, ख्वाह वो लाहौर में होते हैं, ख्वाह वो पिंडी में होते हैं, ख्वाह वो कराची में होते हैं, तो उनके ऊपर हर जगह दहशतगर्दी के लेबल लगते हैं। 26 नवंबर को हमारे निहत्ते वर्कर्स को चुन चुन के डी चौक में मारा जा रहा था, लेकिन आजकल जो हो रहा है, क्या इनको पता नहीं है कि ये दहशतगर्द किधर से आ रहे हैं, ये दहशतगर्द कौन संभाल रहे हैं? कल नहीं और परसों बाजौड़ में जो वाकया हुआ स्पीकर साहब, दिन की रोशनी में उन्होंने अपनी चेक पोस्टें खाली करवाई और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। और स्पीकर साहब, ये एक ऐसा इलाका है, ये मेरे हल्के से है, ये इलाका बांडामला सेठ इसका नाम है, PK 20 में आता है। ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है स्पीकर साहब, ये बिल्कुल हमारे हल्के के बीच में है ये एरिया। किस तरह ये लोग आए? आज उन्होंने बताया ना जी साहब ने कि तश्कीलें आते और एक एक तश्कील में 16-16 बंदे होते हैं। 16-16 नहीं, उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे, और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है और वो बेटे हैं। इनको तो वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे लिए तगड़े हैं वो कि जाओ और PTI के कारकुनों को चुन चुन के घरों से निकालो, गलियों से निकालो, उनको निशाना बनाए, उनको हवा से बेजा में रखे। क्या इनका यही है तरीक़ाकार? इनको सिर्फ ये काम हवाला हुआ है जिसका जिम्मेदारी था। बॉर्डर पे हमारे एयरबू रुपए का खर्चा आया पेंसिंग पे, अगर पेंसिंग लगा सारे कबाइल इस पेंसिंग के हक में नहीं थे, क्योंकि हमारे भाई पार भी है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान वाले साइड में भी है। हम चीख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अमन के लिए हम कर रहे हैं। हमने सोचा और जरगा किया, चलो अगर पेंसिंग से हमारे इलाकों में अमन आती है तो कोई बात नहीं, ये पेंसिंग भी लगाए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये पेंसिंग भी आप लोगों ने लगा लिया और आपने अरबों रुपए पे खर्चा किया। हमारे तरक्की पे तो 1 रुपया कोई नहीं लगाता है, उधर अरबों रुपए खर्चा किया। इसलिए क्या कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द, कोई इसी तरह के लोग ना आए। अभी किधर से आते हैं स्पीकर साहब ये दहशतगर्द? कौन इसको फैसिलिटेट करते हैं? और मैं रात को एक वीडियो देख रहा था जो ये कह रहे हैं कि हमने बाड़ लगाया है और पूरे बॉर्डर को हमने जो बंद करवाया है। तो पार्क के लोग आए थे, उन्होंने ट्रक की खड़ी की थे और उनके साथ वो आ रहे थे जो पेंसिंग को काट रहे थे और वो ट्रकों में डाल रहे थे। तो किधर है ये हमारे बॉर्डर के मुहाफिजीन? किधर थे इस टाइम के हमारे वो बाढ़ वो काट रहे थे, वो ट्रकों में ले जा रहे थे अफगानिस्तान? स्पीकर साहब, मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है कि हम कब तक ये जनाजे उठाते रहेंगे। हमारे मशरान 2008 से लेकर पहले वाले तो छोड़े, 2008 की बात मैं करता हूं कि हमारे मशरानों को चुन चुन कर उनको टारगेट किया। 2008 में एक धमाका हुआ मेरे हल्के में तहसील इस्लारज़ई में,
जिसमें एक दिन में 18 मशरान शहीद हुई और तकरीबन 80 बंदी इसमें जख्मी हुई। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि कौन आए थे और किसने किया। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसी ने इनका नहीं पूछा, कोई इंक्वायरी नहीं बनी, किसी ने किसी को नहीं बताया कि किधर से ये बंदा आया था और किधर उन्होंने एक कार्रवाई की। स्पीकर साहब, मैं ये पूरे ऐवान से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे नजरिए, हमारे पार्टियां अलग अलग है, लेकिन हमारे गम और खुशी तमाम खैबर पुख्तनख्वा का वो शरीक है। ये नजरियों से निकले, ये पार्टियों से निकले, ये पुख्तूनों के लिए, ये खैबर पुख्तनख्वा के लिए, इनके लिए कुछ कर ले। हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह कुंडी साहब ने बात की, अभी हमसे लोग रोड का डिमांड नहीं करते, स्कूल का डिमांड नहीं करते। हमसे लोग जब हम हलकों में अपने हलकों में जाते हैं तो एक ही डिमांड करते हैं लोग कि हम अमन चाहते हैं। कब हमारे इलाकों में अमन आएगा? कब हम तरक्की की राह पे गामजन होंगे? स्पीकर साहब, कल उन्होंने मेरे हलके में जो एरिया मैंने बता दिया, बांडा, मलासेद, गोंडई, लोगों को उन्होंने लाउड स्पीकर पे ऐलानात की कि आप अपने घरों को खाली करवाए, इधर हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। टारगेटेड ऑपरेशन तो 40 सालों से जारी है, लेकिन ये तो हमारे साथ बात नहीं हुई कि आप अपने इलाकों को खाली करवाए। सुबह भी मेरे साथ इन गांव वालों का राब्ता हुआ था, जिधर उन्होंने खंदकी कूदी है या उधर सुरंगें बनाई है, पार से जो लोग आए हैं, तकरीबन 15-20 घर थी उधर। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, काइंडली आप ये 15-20 घर जो है ये खाली करवाए। वो तो उन्होंने खाली करवाए हैं, लेकिन अगर इसी तरह हमारे और लोगों के साथ करते हैं कि आप अपने इलाकों को छोड़ दें, आप पे एजेंसी बदर हो जाए, तो स्पीकर साहब, न हम तैयार है और न हमारे अवाम IDPs के लिए तैयार है कि हम जाए, क्योंकि हमने तो सिर्फ खान साहब की हुकूमत में ये 3-3.5 साल कुछ सुख का सांस लिया है। बाकी जब से खान साहब का हुकूमत गया है तो कभी दहशतगर्दी, कभी हमारे ऊपर अपने दहशतगर्द हमले करवाते हैं, कभी हम मुख्तलिफ जेलों में डालते हैं, कभी हम सेलों में बंद करवाते हैं, लेकिन इनके लिए इनके पास कोई तरीक़ाकार, कोई हिकमत अमली नहीं है। हम मजीद बिल्कुल चुप नहीं रह सकते हैं। स्पीकर साहब, ख्वाह जो भी हो जाए, उनका जो भी मर्जी है, जो करना चाहते हैं हमारे साथ कर ले, लेकिन एक अहद हम करते हैं आज, और पूरे मरजस ला के पुख्तूनों को ये अहद करना चाहिए कि हम अपने इलाकों को किसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, हम IDPs नहीं बनेंगे। 8-7 दिन पहले हमारे एक पोस्ट था FCA और पुलिस का कंबाइंड, इस पे हमला हुआ। वो हमला हमारे इलाकाई लोगों ने पासपा कर दिया और एक बंदे को जिंदा पकड़ लिया। 30-25-30 मिनट के टाइम में वो बंदा वो ले गए, हमें पता भी नहीं चला, न किसी ने हमें ब्रीफिंग दी कि वो बंदा किधर से आया था, ये कौन था, किसके लिए आया था। तीसरी चौथी दिन ये वाक़या हुआ। अभी मेरे हलके में मैंने जिस एरिया का जिक्र किया, बांडा मलासेद के, वहां हमारे FC के चेक पोस्टों पे तालिबानों ने अपने बैरक लगाए हैं, उनका ड्यूटी लगाई है, उधर वो लोग बैठे हैं। तो हमारे ये फोर्सेस का इनका किया ड्यूटी है। सर, हमारे मर्जर हुई, हम बड़े खुश थे कि हम 75 सालों से हमारा कोई हक नहीं दे रहा था, हमें अपना हक नहीं मिल रहा था। लेकिन सर, 6 साल हुए मर्जर के,
हमने तो कोई तरक्की नहीं दी कि मरजजला में, न कोई सड़क बना, न कोई कॉलेज बना, न कोई स्कूल बना। फिर दोबारा हमारे ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी मुसल्लत की, और ये दहशतगर्द जो लाते हैं और जो पालते हैं सब लोगों को अभी पता है। वो दौर चला गया कि किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है और कौन नहीं है, कौन लाते हैं और कौन इनकी फैसिलिटेटर है। ये जो मैं आज जो बात करता हूं, ये मेरे हल्के के अवाम का नुमाइंदगी है, और मैं 4.5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूं। पूरे पुख्तनख्वा के अवाम इस ऐवान की तरफ देख रहा है कि इस ऐवान में हमारे हुकूक के लिए, हमारे अमन के लिए कोई आवाज उठाने वाला होगा या नहीं होगा। हम लोग और जितने भी यह हाउस के मेंबरान हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। आज आप लोगों से हमारे लोग पूछते हैं, लेकिन वो बेबस है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि किसी का सिफारिश कबूल नहीं होगा, किसी का पैसे कबूल नहीं होगा। ये लोग आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों को हमने इख्तियार दिया था, आप लोगों ने हमारे लिए किया है। स्पीकर साहब, जो हमारे साथ मर्जर में बात हुई थी 3% NFC वार्ड का, अभी तक 1 रुपया NFC वार्ड का हमें नहीं मिला। हमारे सूबे का अपने जो वाजिबात है मरकज के ऊपर 1600 अरब रुपया वो भी नहीं देते हैं। तो हमारे सूबा जो है ऑलरेडी से वो वसाइल कम मसाइल ज्यादा, अभी तकरीबन 80 लाख कबाइल का बोझ 20 सूबे के ऊपर पड़ा। तो किधर से ये 80 लाख कबाइलों का ये बोझ सूबे से पूरा होगा। स्पीकर साहब, हम अपने हक भी मांगते हैं और ये बात भी करते हैं, अपने हल्के के लोगों से और पूरे पठानों से मुतवज्जे होता हो कि न हमने अपने घर बार छोड़ना है, न हमने IDPs बनाना है, न हमने इस बात पे किसी के साथ कंप्रोमाइज करना है। स्पीकर साहब, बस एक शेर पे इजाजत लेता हो, टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर। और दूसरी बात, ये बड़े बड़े दहशतगर्द जो APS की बात हो रहा है, किधर चला गया वो एहसानुल्लाह एहसान? वो किसके कब्जे में था? किसने उनको छुड़ाया? किसने उसको बंद करवाया था? और किसने वो बड़े अच्छी तरीके से पार भिजवाया कि चलो अपना काम जारी रखिए? तो ये मुल्क इसी तरह स्पीकर साहब तरक्की करेगा, हम इसी तरह आगे जाएंगे। बिल्कुल हम इसी तरह आगे नहीं जा सकते हैं। वही कल मजहब कल पुख्तो कल पशर में वजनी, कल मजहब कल पुख्तो कल पशर में वजनी, ये पुख्तुन देर पहुनर में वजनी, देर पहुनर में वजनी। देर मेहरबानी स्पीकर से, देर माना टाइम रखा हुआ। माशाल्लाह नवाब साहब, आपने 3 बातें की। एक ये वज़ीर कानून साहब, आप ये नोट रखें, अनवर ज़ैब खान ने ये बात की कि एक तो जो हमारी चेक पोस्टें थीं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वो खाली की, वो तालिबान ने ऑक्युपाई कर ली, और बॉर्डर लाइन पे नहीं, बॉर्डर लाइन से काफ़ी अंदर। ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, ऐलानात हुए कि आप इलाके को वैकेट कर दें क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब ये सारी ऐसी चीज़ें, अवाम के मुंतखब करदा लोग तो यहाँ बैठे हैं, ये जरगा तो यहाँ मुनक्कद हो रहा है। इस मुल्क का अलमिया ये रहा है कि अदारे जब फैसले करते हैं और वो अवाम को और अवामी क़यादत को अपनी राय में नहीं लेते, तो उसके हमेशा के लिए मुज़र असरात सामने आते हैं। जो इस मुल्क की अवाम और ये कौम, पाकिस्तानी कौम,
बड़े एक तवील अरसे से इसे भुगत रही है। इस पे हम आपके कमेंट लेंगे आखिर में। एक तीसरी बात आपने की थी वो मुझसे मिस स्किप हो गई है कि आप लोग डिसलोकेशन नहीं चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते कि हम डिसलोकेट हों, हम वहीं रहें जहाँ हम सदियों से आबाद हैं। ठीक हो गया। बखैर आप इन्हें बता दें, वो नोट कर लेगा। माइक से। एक तो हमारी इफ्सी की चेक पोस्टें है, एक थी हमारी पुलिस की चेक पोस्टें। तकरीबन हमारे 7 से 8 तक पुलिस चेक पोस्टें वो भी खाली करवाए हैं। टोटल 15 चेक पोस्टें, कुछ कंबाइंड थे कुछ पुलिस के थे। 15 चेक पोस्टें उन्होंने खाली करवाई है डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ में सर। ठीक हो गया। कादरी साहब आप पहले बात करें या औरंगजेब खान कर लें पहले? औरंगजेब जैसे मुनासिब समझे। औरंगजेब खान को करने दें, ये भी आज जज्बात से भरे हुए हैं। ठीक है जनाब। कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शुक्रिया जनाब स्पीकर। और माँ कोशिश थी नन बजटुल स्पीच प्लान ऑर्डर बंदी कौम दा हालात कुन तरफ रवान दी। जनाब स्पीकर तासो पता हुई नन तासो द पुलिस IGP एडिशनल IG वो तो चुमरा जिम्मेवार खलक थी आगो सरामूनन तावील 3 घंटे मुसलसल मीटिंग गोशो। आगा मीटिंग के मुद्दी नतीजे तो रसीदू तो मौजूदा पोजीशन के द खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस द मर्ज एरिया के चुकुम सूरत हाल रवान दे नुदा वरेज पोरेज हालात खराबीगी। नो स्पीकर साहब आ मीटिंग ना मुतदा इंफॉर्मेशन मिलाओ शू सदा मुल्क तो टिकिदो न दे उदा द मुल्क वरेज पोरेज चुकुम दे हालात खराबीगी। नो स्पीकर साहब दिदा परा लेकिन के टोलो मेंबरानो दा खबर होगा समख के दौर के बो खल को सिर्फ रोड गुख्तो स्कूल भी गुख्तो नूर तरक्याती करूने भी गुख्तू कल न दा 8 फरवरी इलेक्शन शेवे दे नो खलक मुना सिर्फ यक की शागाड़ी अमन। स्पीकर साहब नन अवाम तदा सोच वर अगले दे तो वफाक दुमरा जुल्म शुरू करे दे सगाद सुबह तख्पल हक न और कभी वो सुबह सरा फंड निश्ता सगा हर डिस्ट्रिक्ट के खपल फंड तकसीम की नो अवाम दीदा वाजे द तरक्यात मनसूबों जिक्र न कभी वो बार बार द अमन जिक्र कही। उस स्पीकर साहब दा हकीकत गिना सो के इनकार नहीं कवला है। लस मेस्टियोशी से सुबह के मुनासिब हुकूमत थे जबद अखपल डिस्ट्रिक्ट और जी खबर दर तो कम लकसरे के अनवरजेब खान खबरों का नूर मेम्बरानो खबरों का द्रो मेस्टो के पमा इलाके के योद यूसी चेयरमैन वो इनायत खानू में हुआ है शहीद को पसपीन नावरेजे चाहे FIR न कटोलो दावोस युवा तकीगी जमीयत उलमा इस्लाम से तलो को कारी सिराज गाम द यूसी चेयरमैन हो गैम शहीद को ब्याग आवाम दुमरा पर तकलीफ हो तो चाहे FIR न कटोलो नगा ब्या लाश रवाखली तनो मख्तकीक दी और ब्या दो
24 घंटों درود روزوں کے دمو ایف آر نہ کٹی گی. چیئرمین صاحب سپیکر صاحب مقصد مدا دے سموہ علاقے تا نشتل ہے خبر کلاو کو دینا نزو سموہ ویری کو مرگ نہ ویری کو خود تب خپل سترګو مار ګوره نو ما خیال دی زدی ته خودکشي وایم چې په داسې حالات کې ته خپل علاقې ته خدمت نشي کولای. نو سپیکر صاحب علاقې کې خلک مونږ اندا ډیمانډ کوي چې تاسو امن راوړئ. امن څنګه راشي؟ و ټولو ممبرانو دا خبره په د فلور او د هاوس بار بار دا خبره اوچته کا چې امن څوک خرابوي. زه ورته د قرم خبره وکړم 2 میاشتې کېږي اور لګېدلی دی اور نه مړېږي. که اهل سنت طرف نه دي ډېر شهادت یې وشوې که اهل تشیع دي هغو نه هم ډېر شهادت وشو و هغه څوک نه غواړي چې جوړه وشي خو هغې کې داسې قوتونه شامل دي خبرې سره کلاو کوو چې که چېرې هغه امن راشي ما ته پته نشته بیا د خلکو څه کمزوري دی چا سره څه اګریمنټ یې کړي دي چې امن نه راولي. څومره خلک ماشومان یتیمان شو ښځې کونډې شوې و مرګ شهادت خو سپیکر سے بلا دا خو حق الیار دی خو هلته چې کومو خلکو بېزتیانې وشوې زنانې اوچتې کې یو بل فریقین د حالات کوم طرف ته روان دي دا ملک ته اوسېدو ملک دی. نو زه دا وایم سپیکر صاحب مخکې سی ایم صاحب دا خبره وکړه چې انشاءالله تعالی موږ به KPK پولیس ته بختربد ګاډي ورکوو. کله ورکوو جی؟ اوس وخت قضا دی بند کا فنډونه نه کوو ترقیاتي کارونه امن راوړه په علاقې کې. نو ما دا ریکمنډیشن دی سپیکر صاحب څه عوام پولیس غاړي څه پولیس ته پاور ورکړه شي دا کلیر خبره واوره چې کله عوام غاړي خو دا فنډ خو د عوام دی که نه عوام روډ نه غاړي بختربند ګاډي ورکړه شي فیسلټي ورکړی شي پولیس څه کومه ډیوټي کوي په پاکستان کې یو هم حکومت چې ډیوټي نه کوي ذلیل هم پولیس دی او مقصد دا دی چې هغه باندې ګوتې اوږدېږي بدنام هم پولیس دی او حقیقت خو بل څه دي. نو سپیکر صاحب چې کله عوام دا خبره غواړي چې پولیس ته تحفظات ورکړی شي ګاډي ورکړی شي وسله ورکړی شي هغه سهولتونه پکار دي پولیس ته چې په پاکستان کې یوې ادارې سره نه وي هغه پولیس ته پکار دي چې ورکړی شي. دا حالت ټیک نه شو نو بیا ما ته سپیکر صاحب بیا زه بیا د اسمبلي ته نه راځم استعفا به ورکوم. خو سپیکر صاحب دا خبرې چې کومې دي مو عوام طرف نه نورې نه شو اورېدلی ولې چې وشرمېدو د خپلې ممبرې پورې چې کله د عوام حق وي ولې مو دی ووټ راکړی دی عوام په مو احسانات دي د 8 فروری الیکشن نه و سپیکر صاحب جهاد و بیا عوام څنګه قرباني وکړه د که خو شک نه و چې عمران خان وزیر اعظم و په پنجاب کې د مو حکومت و په KPK کې خاصه مو حکومت په وفاق کې د مو حکومت و نن په 47 فورم باندې حکومتونه راشي بیا به د ملک دا حالات وي. نن اورسیز پاکستان یې وګوره شرمنه بار سترګې نشي اوچتولی نورو ملکونو مخکې و چې کله عمران خان وزیر اعظم و نو متا اورسیز پاکستانی به فخر کول. نو دا صورتحال دی سپیکر صاحب ما دا نن خو تعداد هم کام دی په دې اسمبلي کې ما دې ټولو ممبرانو ته دا ریکویسټ دی چې عوام پولیس پاور غواړي نو پکار دی چې موږ ټول پیغان دا پیسې دا فنډ د عوام دی سپیکر صاحب چې عوام کله امن غواړي امن په تشو خبرو په تقریرو نه رسي و نه مو دا شوق دی چې دلته تقریرونه کوي خو چې کله دا حالات داسې راغلو نو بحیثیت هر MP ته دا پکار دی چې حالات څنګه حالات دي حالات نظر وګوري حالات درست کی. سپیکر صاحب اصلي پاور هم KPK صوبې کې پاور مو سره دی آپ بلا خبر دی کونډي صاحب څه تقریر خو کو آخري کې علاقې کا دا کا مقصد دا چې سیاست طرف ته لاړو داسې تقریرونه مه کوئ اپوزیشن داسې تقریرونه مو ته نه پکار ته لاین آرډر سچویشن باندې خبرې کوئ بیا صحیح خبرې وکړه ته لکه څنګه دلته منسټر صاحب ویلو
मेजर से सता अल्तासिफ अली जरदारी नास्ते सुप्रीम कोर्ट दे प्रेसिडेंट थे आया दे मुल्क हालात न किसी सदके पे के सूबे सर चरावान दी उस जता ता कुम पर याद वकम स्पीकर साहब खुदाई वा खबर जरूर कवन गाड़म चकाबेलो सर डे कटा जुल्म शो पर 2018 के एमजमाम को चकला ता दुके एमजमाम कवल दता आसियत नो नतावाले का बेल दलदल की खाकू मुझे स्पीकर साहब रखा निज़ाम हो मुझे डेरा खुशहाल जिंदगी वा नन आईजी साहब चुविलू इसे पटोलो मर्चर ये के और अगज़ी पर अमन खलक थी नज़को पर अमन यम हमारे सब पर अमन वक्त न प्रिगदी तदी बस इलाज हुई ददी आखिरी की धा इलाज दे महकमा स्पीच के दा खबर कड़ी हुआ चकला सरहदों वाला अमन नशीरा वस्ते दा खलक कौन जिन्हें रची दहशतगर्द से दमा खस्ता खस्ता गुलने कत्ल कवी दमा खस्ता खस्ता आवाम कत्ल कवी बस ठीक दे प्रिक दी पुलिस ता करा आवाम बे इंशाल्लाह ताला मु पुलिस रशाना बशाना वलाडू न पे इंतजाम के दास जुल्म शो समुकुम यो सिस्टम रवानो द कबैलो यो निजाम रवानो ये खस्ता खस्ता फसले की दे मशान बपारा तू तो कुमा खबर है वो का द सुप्रीम कोर्ट फैसले ना अहम फैसला बदमा मशान हुआ वो सम की तारीफ दी खबरें गवा दे नम आगा निजाम खराब शो स्पीकर से ब्लक टाइम जका गलम सदा खबर है सीधी सदा कवन पकार दी आवाम दमो इंतजार कई गना रवा स्पीकर से न आगा निजाम पाते शो वो पे एनएफसी के नंद काबेलो दा हालाती से एनएफसी को बजाय ब्रिगेदा तो कुम रेगुलर फंड रवानो अमनिस्ता दा दक्का बेल इलाके ता इंजमाम को सजब दा इलाके पेखावर इस्लामाबाद सर बराबर होम सोचो वन के मुसरा तो कुम जुल्म शो उस पखपल इंजमाम बने दाखल खिमांदी उस कोशिश करी तो सो को तो इंजमाम दोबारा मतलब दे खत्म को सदा द कबेल तखपल गावर को कबेल खपल इलाके सतेशी हमु हुकूमत नशु सतला मु इधर दा 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 कबेल इलाके खलक दा दा नशु संबला वाला लेकिन दा जुल्म वाले की दो स्पीकर साहब मखकड़े जरगे वशवे पाख्तानों गाटे गाटे जरगे के पति पे खबर के मुबिया दा फैसला का पति असेंबली के चार मुब द एक्स फाटा मर्च या सोल्यूशन रोबासु हमाता नजर नखकारी मुदा रिक्वेस्ट टोले इदारोता पला हुकूमत वफाकी हुकूमत स्थाना टोला गुलामी दे चकचरे आप द वफाक हो द क्लियर मैसेज दे चखपले 1600 अरब रुपए सुकुम उड़ी अलता प्रति दी आना रखे दी मकसद दाशो तो सुबह बंद सी नो कदा हालात हुई स्पीकर से नन नवी सबावी दा सुबह मुना बंदीगी नो दिद पर ब्या यो नेक्स्ट दाशो ला अमल पकार दे तो कम से कम आवाम तक खुद असेंबली नदा से मैसेज पकार दे करा स दा जुल्म शुरू दे अलम के मुतखपल हक न रखेवी सदी हक तो पर सब बंदोबस्त नो 4 करोड़ पख्तूनख्वा दे नो दा खुद 4 करोड़ आवाम पे सीधी तो कल अलतना जुल्म कीगी ब्या वो खामोश नास्तु नो स्पीकर साहब दा टोली खबरें तवज्जो खबरें दी आवाम जबरदस्त तवियम समुदलता उस परे मा तो चुमरान तकरीबन स्पीचू न कड़ी दी मा फंड न दे वक्त है फंड को न राउडू पमा इलाके के स्पीकर साहब दवा अस्पतालों न दी मिश्तो मिल अस्पताल मर्फ सरा दे गलजो अस्पताल मर्फ सरा वो बंद शो दरे दरे चालूर मैश्ती कीगी तो खाल को तक खवाने ने दी मिलाओ वाले मर्फ को टिका दरी दे कला बचरता प्रोजेक्ट करी वो अफगानिस्तान तलाड़ वालते अस्पतालों न बंद दी दवाई निश्ता बल से निश्ता नमुदल तक दलता मकसद है बेहसियत एमपीए यो हमादार कोश्ते दिमो के नदा फायदा खलम तो आगा अस्पतालों न हेल्थ सर्विस ता वाला शी वो रेगुलर शी वजद अखपल आखिरी के खपल स्पीच खत्म खुदा कुमे लैंड ऑर्डर सिचुएशन में खबरें वशवे पदी गौर पकार दे स्पीकर से डेरा मनना बहुत शुक्रिया कादरी साहब एक करारदाद ले लें अब्दुल सलाम खान की गुज़श्ता 2 दिन से पेंडिंग आ रही है जी मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब आप रूल्स तो रिलैक्स करा लें Please suspend Rule 124 under Rules 240 and allow me to move a resolution, sir. The motion before the House is that the Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the Honourable Member to move the resolution.
Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The rule is suspended. Mr. Muhammad Abdul Salam, MPA, to please move his resolution in the House. Mr. Abdul Salam, MPA. थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। मिस्टर स्पीकर साहब, ये करारदाद जॉइंट रेजोल्यूशन है, मजम्मती करारदाद है। इसमें पोजीशन के रुकन जलाल खान की भी साइन है, आफ्ताब आलम साहब के, अकबर अयूब भाई के। ये जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी के लिए मुल्क में एक अदालती निज़ाम इंसाफ मौजूद है, जो लोकल सतह पर मजिस्ट्रेट, सिविल जज की अदालत से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट पर ख़त्म हो जाता है। शफाफ ट्रायल हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। अब इस मुल्क के खुदादाद में पाकिस्तान के आम शहरियों को मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू सज़ाएँ दी जा चुकी है। मिलिट्री कोर्ट्स में आम मुहब वतन शहरी और सियासी वर्करों पर मुकदमात चलाकर सज़ाएँ सुनाना न सिर्फ इंसाफ का कत्ल है, बल्कि उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना है। जनाब स्पीकर साहब, ये ईवान मिलिट्री कोर्ट्स की जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना फैसलों की पुरजोर मजम्मत करता है। मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आइनी और जानिबदाराना फैसलों की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सबकी हो रही है और यह गैर कानूनी इक़दाम इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। इसलिए यह ईवान सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करता है कि वो इफ़ाक़ की हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करे कि मिलिट्री कोर्ट्स गैर आइनी और गैर जानिबदाराना फैसलों को वापस ले और 9 मई के वाक़यात की आला सतह पर अदालती तहक़ीक़ात कराए ताकि असल किरदारों को बेनकाब किया जा सके। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। Is it the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously. आज जनाब वज़ीर मोहतरम जनाब मोहम्मद अदनान कादरी साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी बातें इस मौजू पर हो चुकी। कबाइल के नुमाइंदे के हैसियत से अर्ज़ करूँगा कि हमारे हर घर दहशतगर्दी के शिकार हुए। मैं अगर अपनी कहानी बयान कर दूँ, वो भी दर्दनाक है। मेरे बड़े भाई की शहादत हुई, मेरे चचा की हुई, मेरे वालिद गरामी के चचा थे, उनकी शहादतें हुई। हमारे दरबार शरीफ पर मिज़ाइल हमला कर दिया गया, उसके बाद कब्रों पर बम रख दिए गए। इन सारे हालात से हम गुज़र चुके हैं, लेकिन कुछ अरसा हम पुरअमन रहे हैं और अब एक दफ़ा फिर वही हालात का रिप्ले जारी है और दोबारा टारगेट किलिंग से आगाज़ हो चुका है। इसमें हमारे तहसील के, हमारे प्रेस क्लब के सदर साहब शहीद हो गए, हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हो गए। और मैं अनवर ज़ैब खान की बात को सेकंड करूँगा। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, ये एक बड़ा अलमिया है। हमने अभी आईजी साहब की खिदमत में भी यही गुजारिश की कि ये तो आप खुलेआम दावत दे रहे हैं और हमारे इलाके में एक तहसील है, मेरे हलके में मलागूरी, वहाँ पर दहशतगर्दी के तमाम लहर में कोई वाक़या आज तक नहीं हो सका। और उसमें जब दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए गए, उसके बाद उनके थाने पर हमला हुआ और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। खुदारा ये जहां पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है, अगर हमारे इदारे इस पर तवज्जो दे और ये किस बुनियाद पर ख़त्म किए जा रहे हैं, ये सवाल हमारे कबाइल के हर नुमाइंदे की है। और मैं हर फरीक जो खून बहाता है या बहाने की कोशिश करता है, मैं दीन का नुमाइंदा होने की हैसियत से एक बात अर्ज़ कर दूं। मैंने अल्लाह के महबूब के अहादीस पढ़े, मैंने अल्लाह के महबूब के अहादीस की जहां
मुताला किया तो ये तो बहुत वाज़ेह है, अगर कोई दीन का नाम ले रहा है या किसी दूसरे जाविये से डॉलरी जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, खुदारा इन हदीस को पढ़ ले। अल्लाह के महबूब ने तो खुलेआम फरमाया, जंग के दौरान गज़वात हुए, अल्लाह के महबूब जंगों में शरीक हुए और वहाँ पर इतला पहुँची कि या रसूलल्लाह किसी ने कुफार के बच्चों और औरतों को शहीद किया। अल्लाह के महबूब का ने जंग के दौरान ये कुलिया जारी कर दिया, फनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्ल निसाए व सिब्यान। अल्लाह के महबूब ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। और फिर किसी सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो काफिरों के बच्चे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम में से बेहतर सहाबी निकल आए, क्या वो काफिर का बच्चा नहीं था? यही तालीमात नबवी है। और फिर अल्लाह के महबूब ने यहाँ तक के फरमाया कि किसी ने काफिर हो और आम शहरी हो, उसका कत्ल किया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। और फिर यहाँ तक फरमाया, काफिर हो और आम शहरी हो, कुफार अगर कुफर का फतवा भी लगा दे फिर भी उनका कत्ल जायज नहीं है जब आम शहरी हो। उसामा इब्न ज़ैद जर्नेल थे, अल्लाह के महबूब ने उनको रवाना करते हुए नसीहतें फरमाई थी कि उसामा सरसब्ज दरख्त को न काटना, वहां पर कलीसाओं में बैठने वाले राहिबों को कुछ न कहना। और यहां तक फरमाया फिर यहां तक फरमाया कि अगर काफिर हो और आम शहरी हो, किसी ने उसकी हक तलफी की, क़यामत के दिन में उस काफिर की तरफ से वकील बनूंगा। ये इस्लाम और दीन के तालीमात है। खुदारा जो लोग डॉलरों के लिए खून बहा रहे हैं या दीन का नाम इस्तेमाल कर रहा है, दोनों से गुजारिश है, अल्लाह के महबूब के इन हदीस का वास्ता दे रहे हैं, हम कबाइल, हम लोग झोली पिला रहे हैं, खुदारा हम बेघर भी हो चुके, हम शहीद भी हो चुके हैं, हमारे हर घर में यतीम भी पैदा हो चुके, मजीद सकत नहीं है, मजीद ताकत नहीं रही, मजीद हमारे यहाँ हौसला नहीं बचा कि किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर सके। मैं इन्हीं गुजारिशात पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। यही हमारे हर कबाइल का मुतालबा है कि हमारे जिन के पास बाढ़ लगाए गए, मैं शिनवारी कबीले से हूँ और हमारे बॉर्डर के उस पार भी शिनवारी कबीला आबाद है, हमारे दरमियान रिश्तेदारियाँ भी है, लेकिन उसके बावजूद कबाइल ने आमादा हुए कि अमन हो तो खैर बाढ़ भी लगा दी जाए, लेकिन उसके बावजूद बाढ़ लगाया गया, उसके बाद भी दहशतगर्द कैसे पहुंचे हमारे इलाकों में। ये सवालात ये मेरे नहीं है, ये पब्लिक के है, ये आम आवाम के है। खुदा रे स्केल को ख़त्म किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। The sitting is adjourned till 2 p.m. Wednesday, 1st January 2025.